नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। हमारे साथ फिर से एक बार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार हैं। तो कुछ भू कानून और मूल निवास जिस तरीके से लगातार 3 महारैलियां हो चुकी हैं, उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं बॉबी पवार, क्योंकि अभी सरकार ने एक घोषणा की थी जिसमें जो जमीनें थी उसकी क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी, पर उसके बाद एक मामला निकल कर आया है जिसे आप सुनेंगे तो खुद भी हैरान होंगे, और उसके साथ साथ हो सकता है कि एक बड़ी घोषणा बॉबी पवार आज यहां से कर दें। पर बॉबी भाई, पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस विषय में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भू कानून और मूल निवास की मांग चल रही है, महारैलियां हो रही हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, उसको लेकर क्या क्या कुछ है आज? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का मुद्दा था, जो विषय था, वो साफ तौर पर यह है कि उत्तराखंड में मूल निवास क्यों जरूरी है, भू कानून क्यों जरूरी है। भू कानून को लेकर जिस प्रकार की चीजें मार्केट में चल रही है, जिस प्रकार सरकार जो है अपने एक से एक बढ़कर अपने बयान दे रही है, उनके मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में अब कोई भी भारी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा, रोक रहेगी, या जिस प्रकार की चीजें चल रही है उसके ही तहत एक मामला हमने आज लाया था, जिसमें जनजातीय क्षेत्र कालसी में जो है एक गुलाम हैदर नामक का व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है, उसने भूमि जो है वहाँ पर गलत तथ्य, गलत जानकारियां देकर वहाँ पर हासिल की है, वहाँ पर खरीदी है। तो जब ये मामला संज्ञान में आया, जब शिकायतकर्ताओं द्वारा ये तहसीलदार, एसडीएम और जिलाधिकारी को ये मामला दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो कानूनगो ने वहाँ पर लिख के दिया था कि इसमें अनियमितताएं हुई है, गलत तथ्य देकर इन्होंने ये जमीन खरीदी है, उसके बाद तो उस भूमि को यहाँ के राज्य सरकार की संपत्ति में ऐड कर देना चाहिए था। परंतु इन लोगों को बचाने वाले कौन है? क्या भ्रष्ट अधिकारी आज अटेजियां लेकर, मोटा पैसा लेकर ऐसे लोगों का संरक्षण कर रहे हैं? क्या इनके जो और लोग हैं जो सचिवालय के भीतर या यहाँ तक कि न्यायालय तक बैठे हुए हैं, क्या वो लोग संरक्षण दे रहे हैं? जैसे कि चीजें निकल कर आ रही है कि इनके रिश्तेदार जो सरकारी अधिवक्ता है, इस प्रकार की चीजें वो संरक्षण दे रहे हैं। सचिवालय में कुछ लोग बैठे हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं। अगर गुलाम हैदर की बात की जाए तो अगर वो उसने ये लिख के दिया है कि गुलाम हैदर उत्तराखंड का मूल निवासी है, इसलिए यहाँ पर ये भूमि क्रय कर रहा है, पर अगर गुलाम हैदर उत्तराखंड का मूल निवासी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर कैसे हो गए? सबसे बड़ी बात तो ये है। वहाँ तो कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ जा ही नहीं सकता था, वहाँ के पुलिस में नौकरी कैसे कर सकता है? तो और अगर वहाँ के वो मूल निवासी है तो उत्तराखंड में उन्होंने 10 से अधिक बीघा जमीन कैसे गलत तथ्यों लेकर ली है, किस अधिकार के तहत ली है? क्योंकि यहाँ जमींदार विनाश जो अधिनियम है उत्तराखंड का, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 12 सितंबर 2003 से पूर्व जिसके पास अचल संपत्ति यहाँ होगी वही यहाँ पर भूमि खरीद पाएगा, जिसमें कि ये कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री का खुद का स्टेटमेंट है। तो अगर ये चीजें उनके पास नहीं है और गलत तथ्य देकर वहां पर भूमि खरीदी है, और इतनी भूमि खरीदी है, और उनकी मंशा क्या है, क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में भूमि ली है और क्या करना चाहते हैं, और जानकारी छुपाकर, तथ्य छुपाकर क्या करने का उद्देश्य है, वो अभी साफ नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनके बचाव के लिए आगे आए अधिकारी, कर्मचारी, जिन लोगों ने बचाव किया है उन पर कार्रवाई हो। इनके लिए आगे आए जो और लोग हैं जिन्होंने बचाव किया है, जिन्होंने इनको इस तरीके की चीजें बताई है या इस तरीके की जो प्रलोभन मैं ये कहूँ दिया था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर ये मामला ये है कि भूमि कानून जो उत्तराखंड सरकार द्वारा बार बार जपा जा रहा है, उसके रहते हुए या जो छूट दी गई थी कि आवासीय भूमि के लिए 250 वर्ग मीटर खरीद सकते हैं, परंतु यहाँ तो कृषि भूमि खरीद ली है 10 बीघा से अधिक, तो उनके पीछे क्या मंशा है वो साफ करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो भूमि है ये राज्य सरकार की संपत्ति में ये ऐड होनी चाहिए। एक जांच की आपने इसमें बात की, आपने कहा कि जम्मू में जब वो व्यक्ति वहां पर सब इंस्पेक्टर के पद पर थे तो एक जांच होती है जिसमें उन्हें कुछ ऐसी गतिविधियों में पाया जाता है। वो भी मैं चाहूंगा कि आप बताइएगा जनता को कि क्या वो चीजें थी, क्या निकल कर आया था। और सबसे बड़े सवाल ये है कि कृषि भूमि को लेकर लगातार कानून की जो कहता है, जो लॉ कहता है, वो भी आपने उसमें जैसे बात की है, पर धड़ल्ले से जमीनें बेची गई, उसके टाइप बदल दिए गए, और ये आप पूरे विकासनगर और इस साइड में आप देख सकते हैं कि प्लॉटिंग
जो इलीगल है उस क्षेत्र में वहां पर चल रही है। ये अगर हम सुद्धवाला से भी आ जाए तो सारी कृषि भूमि थी, उनके लैंड यूज बदल दिए गए, वो किस तरीके से बदले बड़ा सवाल है, पर वहां से जांच से लेकर और ये लैंड यूज तक क्या कहेंगे? देखिए, आरटीआई की जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसमें साफ तौर पर यह आया कि गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और 2001 में वहां जो आतंकवादी गतिविधियां होती है, आतंकवादी कुछ घटना होती है, उनमें वहां पर उनके जो वहां पर तैनात होते हैं तो उसमें उनको सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि शायद उसमें तालमेल में कुछ उनकी जो पुलिस और उनका जो गठजोड़ था या इस प्रकार की चीजें निकल कर आई है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में अगर इस प्रकार से उनको सस्पेंड किया गया है तो कोई बड़ा कारण ही हो सकता है। उसके बाद सरकारों की क्या गठजोड़ रही, दूसरी सरकारें आई, 2007 में बहाल कर दिया गया, परंतु ये तो साफ हो गया है कि जिस प्रकार से एक जनजातीय क्षेत्र के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की चीजें हो रही है, जहाँ चीजें आसान नहीं है, तो पूरे प्रदेश के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में इस प्रकार की स्थितियां कितनी गंभीर होंगी, ये आज सोचने की जरूरत है, ये आज सोचने का विषय है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें अगर और जगह भी हो रही है, इस प्रकार के तथ्य छुपाकर अगर यहाँ पर कोई इस प्रकार से गलत खरीदारी भूमि की कर रहा है तो उन लोगों के तथ्य भी सबको सामने रखने चाहिए। हमारे पास ये तथ्य आए तो हमारा ये कर्तव्य था कि अपनी इस देवभूमि को बचाने के लिए जो मूल निवास भू कानून की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम ये तथ्य जनता के सामने लाए हैं कि इस प्रकार से भी चीजें चल रही है और इस प्रकार से जो सरकारों के दांत जो दिखाने के और है और खाने के और है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अधिकारी और कर्मचारी जो इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है कि वो जम्मू कश्मीर के निवासी को यहाँ का मूल निवासी बताकर उसको भूमि क्रय करवा देते हैं, तो ये कितने गंभीर मामले हैं। क्या इस भ्रष्टाचार में इतना मोटा पैसा लेकर क्या प्रदेश को ही बेच दोगे? यही स्थिति यहाँ पर आई है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर गंभीरता से उत्तराखंड सरकार के जितने भी चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकार हो, विपक्ष हो, उन सबको गंभीरता से सोचकर इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और आगे इस पर कार्रवाई करके जो भूमि गलत जानकारी लेकर हासिल की गई है उसका जो विलय है वो राज्य संपत्ति, जो उत्तराखंड राज्य की संपत्ति है, उसमें उनका विलय हो। तो बिन अधिकारियों की साठगांठ की ना रहते हुए तो क्या चीजें मुमकिन हो पाएंगी? जो आपने नाम लिया वो तो मात्र एक पात्र हो सकता है, पर जैसे आपने कहा कि पैसा दिया होगा या मोटी रकम दी होगी, अधिकारी भी शामिल होंगे, जो ये डॉक्यूमेंट्स बने हैं, मूल निवास की बात हो रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरियां भी यहां पर लगी हैं, तो क्या अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने वो व्यक्ति? बिल्कुल, अधिकारी भी जिम्मेदार है, सबसे बड़े जिम्मेदार तो अधिकारी है। कोई भी गलत आदमी अगर कहीं पे गलत काम करना चाहता है तो वो तो अपना काम करेगा ही, परंतु अगर उसके विपक्ष में या उसके सामने कोई ऐसे ईमानदार अधिकारी या ईमानदार सरकारें खड़ी है जो उसे गलत काम करने से रोके और गलत काम करने पर दंडित करे, तो ऐसे लोग अगर सामने हो तो कहीं ना कहीं हम अपनी माटी बेटी को बचा पाएंगे, इस भूमि को बचा पाएंगे, देवभूमि को बचा पाएंगे। पर अगर उसके ही इशारों पर वो चलने लगे, उसका ही सहयोग करने लगे, तो सारे अधिकारी और कर्मचारी जिन की इसमें संलिप्तता है सबने कहीं ना कहीं घूस ली होगी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में उसमें लिप्त होंगे। तो मुझे लगता है कि इन सभी अधिकारियों की जांच और ऊपर से जिनका संरक्षण इन्हें मिल रहा है, जैसे बताया जा रहा है कि इनके रिश्तेदार हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता तक है, जिला न्यायालय में कोई लोग जो इनको गलत वो किया था, उन लोगों ने भी, उन सबकी जितनी लिस्ट है उन सबके नाम दिए जाएंगे। अगर इस पे जांच होगी तो उन सबकी जांच होकर इन पर कार्रवाई हो। एक आखिरी सवाल करूंगा, बड़ा जरूरी है लोकसभा चुनाव को लेकर। टिहरी मुख्यालय में जाता हूं, वहां पर टिहरी में आपने देखा होगा भू कानून और मूल निवास की महारैली थी, तो वहां पर जब हम बात करते हैं तो लोगों ने कहा है कि इस बार लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में वो बॉबी पवार को देखना चाहते हैं। और उसके बाद एक खबर आती है कि बॉबी पवार अपने गांव में एक बैठक करते हैं और उसमें भी एक अखबार ये कोट करते हुए लिखता है कि बॉबी पवार निर्दलीय रूप में आगे टिहरी लोकसभा से ताल ठोकने वाले हैं। कितनी सच्चाई इन चीजों में है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। एक तरफ वो टिहरी के लोग जिसमें माताएं थी, युवा थे, जिन्होंने कहा कि बॉबी पवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो चाहते हैं कि बॉबी पवार आगे आए, और वहीं जौनसार के लोगों ने ये बात की है, वीडियो के माध्यम से भी ये करा है, और एक प्रमुख अखबार ने कोट करके लिखा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बॉबी पवार लड़ेंगे। कितनी सच्चाई? देखिए, ये जनता का ही आदेश है, जनता का ही निर्णय है।
हमारे साथ जो टीम जिस टीम ने लगातार इतने लंबे समय से संघर्ष किया है, उन लोगों ने हमें सुझाव दिया था कि भाई सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। आप सड़कों पर चीजें तो कर पा रहे हैं, परंतु एक सीमित मात्रा में कर पा रहे हैं। अगर आपको प्रदेश का भला करना है, समाज का भला करना है, इन मांगों को और प्रभावशाली तरीके से उठाना है, तो विधानसभा या संसद के भीतर आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस सुझाव को लेकर हमने बचपन से यही सीखा है कि भाई जब भी कोई फैसले लेने होते हैं तो सबसे पहले जहां पर जन्म लिया अपने घर को, अपने समाज को पूछना जरूरी है। तो हमने वही रास्ता अपनाया कि इन टीम के सुझाव के बाद हम अपने गृह क्षेत्र शिवनगरी लाखा मंडल में गए। पहले अपने गांव की बैठक करी, फिर उसके बाद पूरे 24 गांव जो हमारी खत है, जिसे पट्टी भी कहा जाता है, तो उनकी बैठक की, उनकी जो खुमड़ी कहते हैं, उसे खुमड़ी कहते हैं, वो की, और वहां पर हमने ये प्रस्ताव रखा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे सभी क्षेत्र के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस पर जो हमें सहयोग किया है, हमें आशीर्वाद दिया है, वो उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि वास्तव में सड़कों पर लड़ने का एक दायरा सीमित है। इस दायरे को बड़ा करने के लिए इन मांगों को, जो रोजगार की मांग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूल निवास, भू कानून जैसी बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को अगर आप विधानसभा या संसद के भीतर उठाओगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव, बड़ा उसका परिणाम मिलेगा। तो आप जैसे नवयुवकों को इस प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, इस पर्व में भाग लेकर आपको तैयारी करनी चाहिए और दावेदारी करनी चाहिए। तो उनका आशीर्वाद। बॉबी भाई, उसी क्षेत्र से बड़े नेता आते हैं, प्रीतम सिंह जी, जो लोकसभा के उम्मीदवार भी है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, दो नेता जब एक ही क्षेत्र के होते हैं तो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। तब ये लगने लगता है कि वोट किसे दें, क्योंकि एक तरफ तो जो आप खत की बात कर रहे हैं, उस खत में चक्राता विधानसभा के लोग भी होंगे और उनके लोग भी होंगे। सवाल यही है कि एक क्षेत्र से दो बड़े नाम, एक वो जो युवाओं की आवाज उठा रहा है, एक वो जो बड़ा नेता है जो आज तक अभी विधानसभा नहीं हारे। तो ये बड़ी वो स्थिति है, क्योंकि पिछली बार उम्मीदवार थे टिहरी लोकसभा से। तो क्या उस दिशा में बॉबी पवार जाएंगे? क्या उस क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र के नाते? देखिए, प्रीतम सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम है इस प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी में, और लगभग आपने देखा होगा कि कितने वर्षों से वो वहां पर विधायक है और बहुत अच्छी तरीके से चीजें हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा अलग मामला है, लोकसभा अलग मामला है। लोगों ने ये तय किया है कि लोकसभा के लिए, आपके लिए हम एकजुट होकर प्रयास करेंगे और आगे आपको पहुंचाएंगे। तो लोगों का आशीर्वाद रहा तो जनता जनार्दन ने ही बनाना है, जनता जनार्दन ने ही उतारना है। तो ये सारी चीजें हैं। बात कहूँ, आप कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह जी है, करेंगे उनसे? देखिए, सबसे बातचीत करेंगे, सबसे बातचीत की जाएगी। जो प्रदेश के वास्तविक मुद्दों के साथ खड़ा होगा, जो प्रदेश की जनता की पीड़ा के साथ खड़ा होगा, जो रोजगार की लड़ाई के साथ खड़ा होगा, जो भ्रष्टाचार को मिटाने की लड़ाई के साथ खड़ा होगा, जो मूल निवास भू कानून के साथ जो नेता खड़ा होगा, वो नेता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सबसे बातचीत की जाएगी और अपने रास्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बहुत बड़ा सूत्र हमें बताते हैं कि बॉबी पवार इंडियन अलायंस से भी लड़ सकते हैं, और ये सूत्र कितने सही हैं ये मैं नहीं जानता, पर यह बात हो रही है कि इंडिया अलायंस बड़ी इच्छा जाहिर करता है कि बॉबी पवार जैसा व्यक्ति जो उन्हें चाहिए, जो उस लोकसभा की लड़ाई, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हमने कह दिया है कि संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। हमने ये भी कह दिया है कि जो हमने मुद्दे गिनाए हैं, मूल निवास, भू कानून, सीबीआई जांच, रोजगार, भ्रष्टाचार, या समय समय पर जो भर्तियां वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन मुद्दों के साथ जो खड़े होंगे, इन मुद्दों के जो पक्षधार होंगे, वो राजनीतिक व्यक्ति हो, नेता हो, राजनीतिक दल हो, जो इन मुद्दों के पक्षधार होंगे, कहीं ना कहीं उन सबको साथ लेकर, उन सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा जाएगा। बात इंडिया अलायंस की हो, बात दूसरे दलों की हो, कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। जो भी संभावनाएं बनेगी, उन संभावनाओं को लेकर, उस बात को लेकर सबसे पहले अपने लोगों के बीच में वो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद दोबारा जो हमारे लोग तय करेंगे, उस पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बॉबी जी। और तो ये बॉबी पवार थे। संभावनाओं का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल तो राजनीतिक दल बजा ही चुके हैं, पर एक तीसरा बिगुल बजा है बॉबी पवार के रूप में। इंडियन अलायंस की बात करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो अभी वक्त बताएगा। और उसके बाद अभी कई सवाल हैं, मूल निवास और भू कानून को लेकर गरजे हैं और सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से कृषि भूमि पर रोक लगाने की बात हमें सरकार कह रही है, वास्तविकता धरातल पर क्या नजर आती है, उलट एक तस्वीर नजर आती है धरातल पर। हम इस पूरे मुद्दे को लेकर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए अन्य खबरों के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए उत्तराखंड हलचल।